हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3। हम ऑलरेडी यार 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट लेक्चर में था सब्स्टिट्यूशन और सेकंड लेक्चर में था एलिमिनेशन मेथड। साथ ही साथ मैंने तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सिखा दिया था। ठीक है यार, अपनी कक्षा 9th एंड 10th में हमने ऑलरेडी रियल नंबर और हमारा दूसरा चैप्टर जो होता है पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली डाल रखा है, जितना यूट्यूब पे जैसा तुम्हें पहले कभी भी नहीं मिला होगा। 100% कवरेज है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कोई भी नहीं कराता है। तो ज़्यादा फ्लॉन्ट मारने से अच्छा ये है कि शुरू करता हूँ मैं अपने इस लेक्चर के साथ। और यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं उनके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। 3 टॉपिक्स है आज, ठीक है। पहला तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड किया था, ये हमारा तीसरा मेथड होता है उसी कैटेगरी में, ठीक है। एक होता है मिसलेनियस टाइप, अब इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे हम। और फिर है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। भाई ये मेरे को बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगती है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन मज़े आते थे इसमें। और इसके साथ प्लस कुछ और फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन। अब फिजिक्स से मेरा क्या मतलब है, एक फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स इट। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो फिजिक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें, उससे सब कुछ ये तीनों हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाने वाला है, हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाऊंगा। और पहले यार ये बात बता देता हूँ, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पेपर में ये खुद लिखा हो कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा है अगले क्वेश्चन में सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, PYQ आ रखा था, तभी तुम्हें ये यूज़ करना है। वरना जो तुमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ रखा है, दे आर मच बेटर इन, मतलब जितना मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये है तो एक अच्छा मेथड, तुम्हें एक बड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ता है, जो कि है ये, ठीक है। तो मैं याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा तुम्हें। शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के इस चीज़ को अपने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरा क्या बोलता है यार, अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y, एक्चुअली यहाँ पे है प्लस c1, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यार ध्यान दो इस चीज़ को, जो इससे पहले मैं इक्वेशन लिखवा रहा था वो कुछ ऐसी थी, इज इक्वल टू c1 और इज इक्वल टू c2। यार तुम इसको एक ही बात मानो, बट इसमें हमेशा इस फॉर्म की इक्वेशन ही रखनी है। मतलब इस साइड ले आओगे तुम, अपना जो कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ ले आओगे और उसको प्लस में ट्रीट करोगे, मतलब जो वो चीज़ है, फिर ये कंप्लीट चीज़ को मैं c बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है? जैसे कि अगर मैं लिखूँ 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और अगर मैं इसको ये कर दूँ 5x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो जो मेरा c1 होगा इस केस में, c1 होगा -8, ठीक है। c1 सिर्फ 8 नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, इससे गलती हो जाती है क्योंकि अगर नहीं रखते तो पहला चीज़ था हमारा ये ध्यान रखना कि प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशंस क्या होगा मेरा, राइट। अब देखते हैं अपना, ये बहुत ही अच्छी मैंने एक तो येलो बॉक्स बना रखा है, एक वाइट बॉक्स बना रखा है, राइट। येलो बॉक्स में क्या क्या दे रखा है यार, ध्यान दो। सॉल्व करने का तरीका, एक्चुअली में अगर मेरे पास कोई ऐसी 2 इक्वेशंस होती है ना, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है क्या, कि x अपॉन b1 c2 b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, ये सब इक्वल है तीनों, ये तीनों क्वांटिटीज आपस में बराबर है। तो मान लो कि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा यार, फिर मैं जो ये वाली मेरी टर्म है और जो फिर ये वाली टर्म है मेरी यार, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है आपस में, ये देखो इक्वल है ना तीनों चीज़ें। फिर तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूं और अपने डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊं, तो सिंपल आंसर मेरे को मिल जाएगा, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। समझ आ रहे तुम्हें? मतलब कभी भी ऐसी 2 प्रकार की इक्वेशंस का डायरेक्ट आंसर होता है कि x की वैल्यू होती है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। समझ आ रहा है? और y का डायरेक्ट आंसर क्या होता है मेरा, c1 a2। समझ सकते हो क्योंकि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, राइट। c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये डायरेक्ट आंसर्स होते हैं। बट यार द थिंग इज कि तुम रट्टा मार के थोड़ा ना बैठोगे कि यार इसको रट लेते हैं, नहीं यार। और मैं जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मोस्ट केसेस में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और जितने भी मैंने मिसलेनियस तरीके अभी तक बताए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होते हैं और उससे गलती होने के चांस कम होते हैं। क्योंकि इसमें गलती से भी अगर तुम फॉर्मूला भूल गए, मान लो तुम b2 c1 माइनस b1 c2 कर देते हो न्यूमरेटर में, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। x अगर उस केस में 3 आने वाला होगा तो तुम्हारा -3 आ जाएगा और नंबर कट जाएगी। तो ये काफ़ी रिस्की लगता है और मैं हमेशा ये प्रेफर करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में तुम
वेरीफाई करो अपने आंसर्स को। मैं करके दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तब तुम्हें आइडिया लगेगा ज़्यादा ढंग से। देखो ये होते हैं डायरेक्ट आंसर। अब तुम बोलोगे यार ये चीज़ मैंने लिख तो दी, बड़ी लिखने में भी ठीक लग रही थी, ये जो डायरेक्ट आंसर आए थे मेरे यहाँ पे जो मैंने हटा दिया, अब ये वाली जो चीज़ है ये आई कहाँ से, ठीक है। उससे पहले तो इनको एक बार देख लेते हैं, फिर भी अगर तुम्हें यूज़ करना है क्वेश्चंस में तो तुम कैसे यूज़ करोगे, याद कैसे रहेगा ये फॉर्मूला, तो उसके लिए ये येलो बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स में क्या है ये देखो, A1 A2 लिख दिया मैंने, B1 B2 लिख दिया, C1 C2 और वापस से A1 A2 लिख दिया, राइट। फिर मैंने क्या किया, 1xy, याद रखो 1xy, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1 है, इन दोनों के बीच में x है और इन दोनों के बीच में y है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये देखो, इसका मतलब तुम ये करोगे 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2, यही किया ना मैंने, ये देखो, ठीक है, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय B1 C2 माइनस C1 B2, यही तो हो रहा था, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है तुम्हें, एक क्रॉस में a लिख दो, b लिख दो, c, वापस से a पे चले जाओ, फिर 1xy। तो ये याद करने का एक सही तरीका है, फिर इससे तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। यार एक बारी के लिए ना, वैसे तो इतना इसका कोई खास होता नहीं है, स्कूलों में भी नहीं कराते, इसकी एक डेरिवेशन अगर तुम्हें देखनी हो तो वो डेरिवेशन कैसे देखोगे, सबसे पहले होमवर्क आज का तुम्हारा ये है, तुम खुद डिराइव करके सिखाओ। और ये डेरिवेशन नहीं है जो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो एक याद करने का तरीका है। इसकी डेरिवेशन ऑफ कोर्स यार तुम्हारी निकलती है या तो एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से कैसे, अगर मैं पहले वाले में ये लिख सकता हूँ a1 x की वैल्यू है माइनस C1 माइनस B1 y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, माइनस C1 माइनस B1 y अपॉन A1। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, एक बारी के लिए ऊपर वाली चीज़ को हटा दो क्योंकि x मेरे को मिल चुका है यहाँ पे। अब ऑफकोर्स तुम्हें सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता था, जो भी वैल्यू आएगी उसको दूसरी इक्वेशन में पटक दो, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन में डालते हैं, तो तुम लिखोगे a2 टाइम्स x ऑलरेडी कितना है a1, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो C1 प्लस B1y, ठीक है, प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम इसका एलसीएम लोगे और बाकी चीज़ें करोगे तो तुम्हें आंसर वही मिल जाएगा, चाहे तो तुम वेरीफाई कर सकते हो, इस A1 A2 को तुम उधर भी लेके जा सकते हो, इट इज़ द सेम थिंग। तुम्हें यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस A2 C1 माइनस A2 B1y प्लस B2 A1y। अब ये B2 A1y मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं A1 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इन दोनों के साथ भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा यार, ये ऑफकोर्स एलसीएम को लेने के लिए ये भी A1 इंटू A1 करूंगा, राइट। तो ये कितना हो गया, प्लस C2 A1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड बाय A1 था, उसको मैं हटा रहा हूँ, दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। अब इसमें तुम क्या करो, तुम पहले क्या करो, y को कॉमन लो, y को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आता है A1 B2 माइनस, यहाँ लिख दो A1 B2 माइनस B1 A2 या फिर A2 B1, और फिर ये जो बची हुई टर्म्स है इसको उस साइड ले जाओ, तो फिर तुम्हें क्या मिलता है यार, वो तुम्हें आंसर ही मिल जाता है सीधा सीधा। ये बन जाएगा कितना यार, हमारा वहाँ जाके हो जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यार, वो आ चुकी है मेरी अगेन यही A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। क्या तुम्हें बातें समझ आ रही है यार मेरी, ठीक है। अब यार तुम देख सकते हो y का मेरा आंसर भी कितना है, y का जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना है यार, C1 A2 माइनस C2 A1। तो देखो C1 A2 माइनस C2 A1, समझ रहे हो, मैंने बस उल्टा लिख रखा है, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो यार ये ऐसे डिराइव हुआ है मेरा। अब सिमिलरली अगर ये आ गया, इस वैल्यू को तुम x में पुट कर दो, यहाँ बड़ा सा आंसर आएगा पर सिंप्लीफाई होकर वही बन जाएगा। वो तो तुम्हारा प्रॉपर होमवर्क है, ठीक है, वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ये बस मैं तुम्हें बता रहा था, राइट, ठीक है। तो करते हैं यार इसके 2 क्वेश्चन फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगेन फिर बता रहा हूँ, अगर पेपर में दे रखा हो सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर ये दे ही नहीं रखा होता ना कभी, तो मैं ये तुम्हें चीज़ पढ़ाता ही नहीं, इसका कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चंस में दे देते हैं कि इसी से करो तो इसी से करना पड़ेगा, नहीं दे रखा तो इससे प्लीज़ मत करो, ठीक है। सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहला क्या दे रखा है यार, ये देखो 5x 4y माइनस 4x माइनस 12y 20, ये 2017 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगेन यार मैं बस ये लिखूंगा, मैं बस एक चीज़ लिखूंगा कि तुम क्लियरली देख सकते हो, अपना सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो तुम, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अगर मान लो तुम फॉर्मूला भूल भी गए हो, जो ये वाली बड़ी टेबल थी मेरी, ये कोई बात नहीं, वापस से लिख लेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, हम लिखते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2, राइट। इसकी जगह ऐसा क्या करो तुम,
तुम डायरेक्टली वैल्यूज डालना शुरू करो। जैसे कि मेरा a1 कितना है 5, a2 है 1, b1 4 है, फिर -12 देख सकते हो ना, तो -4 -20। और जी हाँ, अगर ये यहाँ जाके 4 लिखा होता तो मैं 4 कंसिडर नहीं करता, मैं -4 कंसिडर करता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। इसी कन्वेंशन से हम चलने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, राइट। इसको कर देते हैं थोड़ा सा नीचे। अब तुम जानते हो, तुम वापस से a1 a2 लिखते हो, राइट, फिर यहाँ लिखते हो 1xy, राइट, और फिर अपना लगाते हो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो तुम्हें पता है तुम क्या लिखते हो फिर कि x डिवाइड बाय, या फिर डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दो, 1 डिवाइडेड बाय कितना यार 5 इंटू -12 कितना होता है मेरा -60 -4, समझ रहे हो मैंने ये किया है, इज इक्वल टू x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यार मेरा यार 4 इंटू -20 -80 फिर माइनस माइनस हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा मेरा 48, बट एटलीस्ट यहाँ भी मतलब 48 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है देखो, माइनस में दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यार y वाली चीज़ करते हैं, इट इज़ इक्वल टू y डिवाइड बाय कितना यार -4 फिर माइनस 100 यानी कि +100 कर दो, ठीक है, बहुत सिंपल। अब एक बारी के लिए अगर x निकालना है तो तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर y निकालना है तो तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको। आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा, राइट। तो करते हैं अपने x की बात, तो x अपॉन कितना है ये -128 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है -64, कैंसिल आउट कर दो यार, ये 2 से कट जाएगा मेरा, राइट, 128 अपॉन 64। x की बड़ी अच्छी सी वैल्यू आ गई जो कि है +2, राइट। फिर y की बात करते हैं एक बार, y के लिए मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, तो अगेन -1 अपॉन 64 इज इक्वल टू y अपॉन 96 + 96, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 96/64, माइनस में 32 से काटो तो सीधा आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो बस मेरा x भी आ गया, मेरा y भी आ गया, यही चीज़ थी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, राइट। यार देखो, मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया था, जब भी तुम इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वेरीफाई भी ज़रूर करोगे, ठीक है। तो एक बारी के लिए यार मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ अपने आंसर्स रखता हूँ, क्योंकि रफ पेज में करा करो, वैसे असली में नहीं, रफ में करा करो वेरीफाई। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ना मेरे को थोड़ा सा भरोसा कम है, तो मैं अपना एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करूंगा। सेकेंड इक्वेशन से मैं देख सकता हूँ x की वैल्यू है 12y + 20, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो 5 टाइम्स x यानी कि 12y + 20 + 4y इज इक्वल टू 4 को मैं उस साइड ले गया। अब ये कितना हो गया 5 × 12 60 + 4 64y + 100 इज इक्वल टू 4, 64y इज इक्वल टू -96, और y आ गया -96/64, यही तो था -3/2, चलो सही है। फिर तो x भी ठीक ही होगा ना यार मेरा, x की वैल्यू कितनी है, x है 12 × y + 20, तो ये हो गया 6 × 3 18 + 20 कितना हो गया 2 -18 + 20, राइट। तो काफ़ी सिंपल था यार, सॉल्व करते यार अपना, बस एक और क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये भी मैंने ऐसे ही दे रखा है क्योंकि यार लिटरली PYQs में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टेक्निकली करना था, तो कर लेते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन, और इसको वेरीफाई तुम खुद करना, ठीक है। मैं बस क्या दिखाऊंगा तुम्हें वापस से, ताकि तुम भूलो मत, A1 A2 B1 B2 साइंस का ध्यान रखना, C1 C2। तुम बोलोगे -14 कहाँ से ले आया, क्योंकि इस इक्वेशन को पहले तो सही से लिखो, 3x + 2y - 14 इज इक्वल टू 0, और ये तो सही से लिखी हुई है मेरी पहले से, राइट। अब मैं क्या करूँगा, वापस से A1 A2 लिख दूंगा, फिर मैं लाऊंगा अपना 1xy, तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट में लिख भी देना सॉल्विंग यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। तो 1 डिवाइड बाय 3 × -4, यहाँ कर ही लेते हैं -1 × 2, ठीक है, करने में कुछ जा नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी, 1 × 2 इज इक्वल टू x अपॉन कितना यार 2 × 7 -14 × 4, मैं माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट लिखते हैं यार 90, ओ क्या 56 आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद इट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -14 -21, ठीक है। तो तुम किसी भी दो को कंपेयर कर दो, या तो इसको पहले ढंग से लिख दो यार, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/3 × -4 होता है -12, तो -24, सॉरी -12 -2 कितना हो गया -26, जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पे। इट इज इक्वल टू x अपॉन कितना है 14 - 56 कितना आता है 42, तो यहाँ पे लिख दो यार तुम कितना -42, यही आएगा ना 14, यस करेक्ट। इट इज इक्वल टू y डिवाइड बाय कितना, यहाँ आ जाएगा -35। तो आई गेस यार मैंने यहाँ पे या तो कोई कैलकुलेशन एरर किया, क्योंकि अगर ये दोनों 7 के मल्टीपल है तो ये भी एक 7 का मल्टीपल आना चाहिए था -26, या तो क्वेश्चन मैंने या तो रैंडम बना दिया होगा या कहीं और से उठाया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्या दे रखा है 3 1, चलो सही लिखा है ये तो मैंने, फिर 2 -4 भी सही है, -14 7 3 1 भी सही है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 3 इंटू -4 कितना -12 -2 -14 आएगा ना यहाँ पे, -26 क्या कर रखा है मैंने, ये कौन सी मैथ्स लगा दी मैंने, आई एम वेरी सॉरी ये तो -14 आएगा, ये देखो क्या कर रखा है मैंने भी, हद है यार। चलो कोई बात नहीं, अब मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, x की वैल्यू निकल जाएगी मेरी, तो x का आंसर कितना आ गया -42/14, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3। y का आंसर कितना आ गया -35/-14। एक तो यार तुम यहीं से तीनों में माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो y इज इक्वल टू 35/14, 7 से काटो 5/2, y इज इक्वल टू 5/2। तो दीज आर द सॉल्यूशंस, वेरीफाई तुम खुद कर लेना। तो ठीक है यार, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि होने वाला है हमारा मिसलेनियस टाइप, और उसके बाद हम देखेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो गाइस यार अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आज क्या है मेरा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। यार ये जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली तुम इनको हॉट समझ सकते हो अपनी 10th क्लास के, मतलब बढ़िया वाले क्वेश्चंस, वैसे सिंपल है, ये डायरेक्ट नहीं दे रखे होगी, ये बनेंगे तुम्हारे लीनियर इक्वेशन और थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। 2017 के अंदर आ रखा था क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बताऊंगा क्वेश्चन करते कैसे ये वाले, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, सॉल्व फॉर x एंड y। अब यार ये थोड़ा वियर्ड दे रखा है, 11/x - 1/y इज इक्वल टू 10, और ये 9/x - 4/y इज इक्वल टू 5। मतलब मेरे पास पहले क्या होता था, समथिंग x प्लस समथिंग y इज इक्वल टू समथिंग, और फिर समथिंग x प्लस समथिंग y इज इक्वल टू समथिंग, मतलब 2 इक्वेशन होती थी। इस केस में 1/x है, तो तुम बेवकूफ़ों की तरह ये चीज़ नहीं करोगे कि मैंने लिख दिया 11y - x इज इक्वल टू 10xy। बेसिकली एलसीएम नहीं लेना तुम्हें कि नीचे xy लिख दो, ये इज इक्वल टू 10, नहीं 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 नहीं, गलती, ब्लंडर। तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एटलीस्ट सबसे पहले तुम करोगे पुट, तुम लिख दोगे पुट 1/x इज इक्वल टू अ न्यू वेरिएबल, लेट्स से इट इज u, ओके, एंड देन 1/y अ न्यू वेरिएबल विच इज y, लेट्स से y, ओके v सॉरी, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम देख सकते हो इक्वेशंस बदल चुकी है, इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म हो चुकी है हमारी। नई इक्वेशन का सेट कितना है 11u - v इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन कितनी है यार मेरी 9u - 4v इज इक्वल टू 5। v और u में कंफ्यूज मत होना, जो मैंने लिए है, 2 वेरिएबल दूसरे भी ले सकते हो तुम बोलोगे ये मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, 1/x की जगह u लिख दिया एक बारी के लिए। मुझे एक बात बताओ, u और v में क्या ये इक्वेशंस सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल, बस मैंने x और y को अलग नाम दे दिया, समझ लो। जैसे ही आंसर आ जाएगा u का, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली, x भी तो 1/u है, उसको साइड ले जाओ, u को इस साइड, राइट। तो इसको एक बारी के लिए साइड में रखते हैं, सॉल्व करते हैं अपनी रेड्यूसेबल, हमने रिड्यूस कर दिया, कुछ नहीं करना था, बस ये करना था। अब सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस u और v है, तो कंफ्यूज मत होना। अगेन यार मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसको तुम यहाँ से v को उठाओ, v की वैल्यू है 11u - 10, 10 को साइड ले गया, राइट। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, राइट। तुम्हें कितना मिलेगा सेकेंड इक्वेशन में डालने से, इसको मार्क कर लो अपना कुछ भी यार, ये सब करना होगा तुम्हें एग्जाम में। तो 9 टाइम्स u - 4 टाइम्स v है 11u - कितना 10 इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कितना मिलेगा तुम्हें 9u - 44u, फिर प्लस 40 इज इक्वल टू 5, राइट। फिर देखो अगर तुम 44 को उधर ले जाते हो, 9 को उधर ले जाते हो, तो तुम्हें उस साइड मिल जाएगा 30 कितना 35, और इस साइड भी 35। देखो मैंने क्या किया, 40 - 5 35 इज इक्वल टू 35u। तो u की अच्छी खासी वैल्यू मिल चुकी है, बहुत सिंपल वैल्यू जो कि है 1, इसको मार्क कर लो। अब मुझे बताओ v कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल, v इज इक्वल टू 11u - 10, यानी ये भी 1। अरे कितनी सिंपल वैल्यूज आ गई यार, मेरे को लग रहा था कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएगी मेरी। तो अगर u 1 है, v 1 है, तो x कितना है, x है 1/u यानी कि 1, y कितना है 1/v यानी कि 1। तो x भी 1 है और y भी 1 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम इसके अंदर डाल के। अगर डालते हैं देखो 11 - 1 इज इक्वल टू 10, हाँ, और 9 - 4 इज इक्वल टू 5, हाँ। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा था, बट करके तो दिखाना ही था, फिर भी ऑलरेडी नहीं कर सकते थे हम, ठीक है। तो यार यही था मेरा मिसलेनियस टाइप का पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। बस 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं और इससे ऊपर तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये हल्का सा लेंदी क्वेश्चन है, ये डबल क्वेश्चन है, समझ लो। ये अगर तुम्हारे पास आएगा ना यार, तो ये मिनिमम 4 से 6 नंबर में आएगा। 4 में भी मैं नहीं दूंगा इसको, 6 में दूंगा। 6 में क्यों? ये तुम्हें 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है टेक्निकली। अब तुम देखना कैसे। यहां मुझे 3x + 5 3x + 5 दे रखा है, यहां 3x - 5 3x - 5,
तो अगेन तुम क्या करोगे, क्योंकि ये 1 अपॉन में भी दे रखा है, तुम मार्क कर लो, तुम करोगे यार पुट, आंसर लिखते हैं यहाँ पे, तुम करोगे पुट 1 अपॉन 3x प्लस वाई विच इज द फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। ये गलती मत करना यार कि 3x प्लस वाई को सिर्फ u पुट कर दिया, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू दिस और ये ऐसे, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना मेरे को, पूरे को u पुट कर दो ना, बाद में देखी जाएगी, बाद में जो चीज़ होगी वो देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये चेंज हो गया, चेंज्ड इक्वेशंस हमारी कितनी है, हमारी जो चेंज्ड इक्वेशंस है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी u और v के टर्म में, देखो 1 अपॉन 3x प्लस वाई था सिर्फ, तो इसकी जगह क्या लिखना है u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, पहली इक्वेशन सिंपल। दूसरी इक्वेशन u बाई 2, एक 2 भी है, माइनस v बाई 2 इज इक्वल टू -1/8। अब ये मेरे पास आ चुकी है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये सॉल्व करना तो यार बेहद आसान है, या तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, फिर प्लस कर दो, कितना ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मारनी है, नहीं करनी, सीधा सीधा इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो यार, सबसे पहले तो इंटू 2 करो, जो तुम्हें नई इक्वेशन मिलेगी उसको देखते हैं और फिर वापस से दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। नई इक्वेशन क्या मिलेगी मेरे को, u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4, और पहली इक्वेशन क्या थी u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। कितना सिंपल है यार, इनको मार्क कर लो यार, कितना ज़्यादा सिंपल था है। इनको ऐड करो फिर सबट्रैक्ट करो, अगर मैं ऐड करता हूँ 1 + 2, मुझे सिर्फ u की वैल्यू मिल जाएगी, v कैंसिल हो जाएगा, तो 2u इज इक्वल टू 3 - 1/4 यानी कि 2/4, तो सिर्फ u की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 1/4, तो इसको मार्क कर लो। सिमिलरली दोनों को सबट्रैक्ट करो, यानी कि 1 - 2 करो यार एक बार, तुम्हें मिल जाएगा 2v इज इक्वल टू 3/4 माइनस -1/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1, ठीक है। तो तुम्हारा v आ गया हाफ, तो इसको भी मार्क कर लो, u भी आ चुका है, v भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। अब मेरे को x और y के रिलेशन निकालने हैं, कैसे निकालेंगे यार, थोड़ा सा स्पेस देते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं अपने आप को। मेरा ही देखो 1 अपॉन 3x प्लस वाई यू है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ 3x प्लस वाई की वैल्यू 1 अपॉन यू है, बिल्कुल है। सिर्फ 3x माइनस वाई की वैल्यू 1 अपॉन वी है, यहाँ से बिल्कुल है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। 1 अपॉन यू कितना होगा, अगर मेरा u 1/4 है तो 1 अपॉन यू सिर्फ 4 हो गया, यानी कि पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन वी, अगर v हाफ है तो 1 अपॉन वी हो जाएगा 2। अब जो फाइनली मुझे मिल चुका है ये है मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वापस से तो तुम्हें फिर से इसको सॉल्व करना है। तो यार फिर से देखो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले इसको u और इसको v पुट किया, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एक इक्वेशन आ गई, अब इनको सॉल्व किया, फिर आंसर आए इनके कुछ v और u के, फिर वापस से हम इस पे गए क्योंकि u आ चुका है, v आ चुका है, तो ये भी मिल चुका है, ये भी, और फिर हमने ये किया ताकि x और y में इक्वेशन बने। अब इसको वापस से सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान देना कुछ था नहीं क्योंकि सिर्फ 1 अपॉन एक्स यू था, जैसे ही मेरा u निकला x भी तुरंत निकल गया, बट इसमें u और v दोनों x और y के फंक्शंस है, मतलब x और y दोनों पे डिपेंड करते हैं और दोनों पे x और y डिपेंड करता है, अलग अलग पे भी अलग से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यार एक बार। इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, ये सब यार कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है, थोड़ा मैं स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे निकालना है कितना यार, हमारा ये 2 इक्वेशन, एट द एंड मेरे को बस ये सॉल्व करना है, मिल चुका है मेरे को सब कुछ। अगेन वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि सिमिलर चीज़ दिख रही है, पहले ऐड करो फिर सबट्रैक्ट करो। मान लो ये 3 है, मान लो ये 4 है, 3 + 4 तो मैं मिल जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, 6x इज इक्वल टू 6 यानी कि x की वैल्यू 1, कितना सिंपल। फिर करना है तुम्हें 3 - 4, तुम्हें कितना मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2, 4 - 2, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। अरे यार ये तो फिर से आसान क्वेश्चन, बड़े गंदे लगते हैं मेरे को जब देखो यहाँ भी 1 आ रही थी वैल्यू, यहाँ भी 1 आ रही थी। ये कब आया था, 17 में, और ये भी ये 15 में। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अगर तुमने ये कर लिया तो लीनियर इक्वेशन बची क्या यार, यही तो मेन ओपी क्वेश्चन था अभी तक का लीनियर इक्वेशन में। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है जो कि अब हम करने वाले हैं। तो हो चुका हमारा मिसलेनियस टाइप खत्म। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। अब यार इनको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया रट्टा लगाते हैं पेपरों में, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें बस मेरी बात सुननी है और सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये देखो मैंने पहले थोड़ी थ्योरी बताई है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज अपस्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात सिर्फ तब हो रखी होती है तब जबकि जब भी तुम देखते हो कोई नदी है तो वो एक डायरेक्शन में बह रही होती है। मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए एक ये बना दिया, स्लैंट चीज़ बना दी। तुम देख सकते हो अगर मैं इसे पानी डालता हूँ तो इस साइड ही गिरेगा, ठीक है। तुम यहाँ से भी पानी फेंको गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, जो भी चीज़ है।
तो मान लो हमारे वाटर की डायरेक्शन ये जो ब्लू ब्लू मैंने बना रखे हैं छोटे छोटे, ये है मतलब राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अभी के लिए इस क्वेश्चन में वाटर की डायरेक्शन ये, और मेरे बोट की डायरेक्शन क्या है, इसके ऑपोजिट है। तो इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ये भूल जाओ यार कि हम वैली के ऊपर चढ़ रहे हैं इसलिए अपस्ट्रीम बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सीधी सी बात है, अपस्ट्रीम की डेफिनेशन है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। व्हाट इज डाउनस्ट्रीम? अगर मेरा पानी भी इस डायरेक्शन में और बोट भी, तो इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए यार, अपस्ट्रीम में बोट ज़्यादा तेज चलेगी या डाउनस्ट्रीम में? अगर सेम बोट है उसी स्पीड से चला रहे हो तो, मतलब बोट की स्पीड, ऑफकोर्स यार डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा तेज, क्योंकि पानी की हेल्प मिल रही है। जबकि इस केस में उसको पानी को ओवरकम करना पड़ रहा है और धीरे हो रहा है ये अपनी नेचुरल स्पीड से। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा नेट स्पीड। नेट स्पीड क्या होता है यार? पहले तो तुम्हें स्पीड समझना होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी स्पीड, कितनी जल्दी से कितनी तेजी से जा रही है कोई चीज़। नेट स्पीड कितनी हो गई? VB माइनस VW। ये V क्या होता है? V वेलोसिटी का साइन होता है। वेलोसिटी ये सब 9th क्लास में तुम पढ़ चुके हो, तो तुम्हें इशू नहीं होना चाहिए। मोशन पढ़ा था ना 9th क्लास में, नहीं भी पढ़ा तो स्पीड का फैंसी नाम है, अभी के लिए ये मान लो, वैसे तो अलग है बट फिर भी ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ, अगर ये पानी के फ्लो से अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी नेट वेलोसिटी क्या है? एक तो इसकी ओरिजिनल स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, माइनस स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट लिख सकते हो तुम, मतलब वाटर की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मान लो कि अगर मेरी बोट 5 किलोमीटर पर 5 तो मान लो, ये अगर मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, बट पानी अपने आप में ही 10 किलोमीटर पर आवर से उसको रोक रहा है, तो नेट स्पीड हो जाएगी 60 माइनस 10 50। वेयर एज इस केस में सेम फॉर्मूला है, बीच में एक प्लस है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट प्लस हेल्प ऑफ वाटर, हेल्प कर रहा है वाटर। यार ये वही बात हो गई, मान लो कभी भी तुमने ऐसे साइकिल चलाई है, एक स्लोप आता है, यहाँ जाने में तो यार बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है यहाँ तो तोते उड़ जाते हैं। फिर जब इस पे आते हो पीक पे, फिर जब यहाँ साइकिल चलाते हो मज़ा आ जाता है, उतनी स्पीड में बड़ी तेज़ी से जाते हो तुम। क्यों ऐसा? वो ग्रेविटी की वजह से होता है। सिमिलरली ये भी मान लो पानी का फ्लो तुम्हें एक एडवांटेज दे रहा है अपने साथ में और डिसएडवांटेज ऑपोजिट अगेंस्ट में। तो ये काफ़ी अच्छे डायग्राम मैंने दर्शा रखे हैं यार। अब सीधा यार क्वेश्चन से पहले एक बेसिक फिजिक्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिक्स लगता है, वही 9th क्लास का फालतू सा। वेलोसिटी क्या होता है? स्लैश स्पीड। अभी के लिए दोनों को सेम मानो, नहीं होते, ठीक है, जस्ट फॉर मैथमेटिक्स अभी के लिए इसको एक वो मानो कि वेलोसिटी स्पीड जहाँ कहीं भी यूज़ हो रहा हो उसको सेम चीज़ मानो, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रट लो, मन में चीज़ कर लो यार, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऑब्वियसली यार इसको साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल यार। बस यूनिट्स को सेम रखना, मैंने बोला है, जैसे मिनट्स और सेकंड्स में मिक्स मैच मत करना, या फिर आवर्स में। मैं बताऊंगा क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आता है तो दिक्कत तो मैं समझाऊंगा। चलो भाई कूल, अब क्वेश्चन करते हैं सीधा। तो गाइस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। एक क्वेश्चन भी अगर तुम सॉल्व करते हो तुम खुद से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसमें? दीप्ति कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. ये थोड़ा फैंसी लग रहा होगा, एक एक करके सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो अपनी कंडीशन बना लेते हैं। मान लो यार भाई यही पानी है, ठीक है, पानी मेरा ऑफ कोर्स यार ये सब पानी की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की डायरेक्शन तो मेरी सेम ही रहने वाली है। जब जो भी यार मेरे को दीप्ति दे रखी है, जो भी है, ठीक है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, मनुष्य, ठीक है। तो ये जब बोट में है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी के साथ नीचे, तो जब इसका डायरेक्शन ये होता है मेरा, तो मुझे कुछ कुछ दे रखा है कि वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो डाउनस्ट्रीम, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम अच्छे से ही करेंगे इस क्वेश्चन को, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब मुझे बताओ यार स्पीड क्या होगी मेरी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यार गलती क्या हो सकती है, बच्चे एकदम से कर सकते हैं कि चलो यार जो मेरी स्पीड आएगी वो होती है डिस्टेंस, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअली 20 किलोमीटर इन आवर है ना, 2 आवर्स। तो तुम इसको कर सकते हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है भाई। ये स्पीड कौन सी है? जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है। अब एक बार बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या क्या हो रहा है यार? केस ही उल्टा हो गया हमारा। अपस्ट्रीम में जो ये दीप्ति है, जब ये बोट से जा रही है
तो ये अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर जा रहे हैं, तो स्लो होगा ऑफकोर्स। चेक करते हैं एक बार उसको। इसमें मुझे दे रखा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, बस 4 किलोमीटर। अच्छा ये तो बहुत स्लो है यार, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम में तो कितना फास्ट था, देखते हैं यार। इसमें मेरा स्पीड क्या होगा, दूसरी स्पीड होगी, ये कितनी होगी यार बताओ ज़रा यार। इसको हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। मैं एक नीचे छोटा सा वो बना रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, सफिक्स, क्या बोलते हैं, सफिक्स नहीं, जो भी यार, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मेरी कितनी है जब मैं पानी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, वो है मेरी कितनी यार, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो इसको काट के मैं कह सकता हूँ 2 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ स्लो, वेरी स्लो कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार इससे मुझे यार एट द एंड निकालना क्या है, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या होता है, जो फ्लो ना कर रहा हो, जो स्टेशनरी हो। मान लो नदी है, यहाँ पे एक बोट है, अगर पानी नहीं बह रहा, अपने आप स्टिल है, तो खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद की स्पीड लगानी पड़ेगी, पानी की स्पीड 0 हो जाएगी। कौन सी स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी इस स्पीड की बात कर रहा हूं, VW, स्पीड ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। स्टिल वाटर का मतलब ये है, रोइंग इन स्टिल वाटर वेयर VW इज इक्वल टू 0। उस केस में ये बंदा कितनी तेज जाएगा ये तो पता ही नहीं हमें, तो हमें क्या निकालना है, एक तो ये जब VW 0 हो जाती है, ठीक है, तब पता लगता है आदमी की असली स्पीड। आदमी की असली स्पीड कितनी है, VW, बोट की वो तो VB है, सॉरी, ठीक है। तो मुझे एट द एंड निकालना क्या है, क्वेश्चन में डिमांडेड है कि VB की निकालो वैल्यू, ये नहीं पता एक तो मेरे को, ठीक है। फिर मुझे निकालना है स्पीड ऑफ करंट, मतलब स्पीड ऑफ वाटर, तो मुझे VW भी निकालना है, ये बताओ क्या है, ठीक है, इस केस में बताना है, ठीक है। तो यार ये सब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। क्यों, मैंने तुम्हें साफ साफ फॉर्मूला बताया है, डाउनस्ट्रीम कितना होता है, अपस्ट्रीम कितना होता है, डाउनस्ट्रीम कितना होता है, अपस्ट्रीम कितना होता है, डाउनस्ट्रीम कितना होता है, कितना होता था, VB माइनस VW, ये होता था डाउनस्ट्रीम, नहीं प्लस, अपस्ट्रीम में होता था माइनस, अपस्ट्रीम में माइनस होता है, डाउनस्ट्रीम में मेरा प्लस होता है। तो डाउनस्ट्रीम यानी कि VB प्लस VW मुझे एट द एंड 10 दे रखा है, अभी के लिए 10 रखो, किलोमीटर पर आवर रहने दो, बाद में देखेंगे। यूनिट सेम होने चाहिए सबसे पहले, तो हमने ये देखा किलोमीटर आर, ठीक है, यूनिट सेम होना चाहिए वरना कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है, ये हो जाएगा VB माइनस VW, इसकी वैल्यू है 2। अब ऐसा ये क्यों हो रहा है यार, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन तो मैंने यहाँ दे दी ना तुम्हें। यही तो होता है, आदमी की असली स्पीड माइनस करंट की स्पीड मुझे नेट स्पीड देता है। और ये जो दो चीज़ें दे रखी थी, ये नेट स्पीड थी कि कितनी देर में गई, पानी के हिसाब से और अपनी स्पीड के हिसाब से, अपस्ट्रीम के हिसाब से, डाउनस्ट्रीम के हिसाब से। तो बस यार क्वेश्चन आई गेस, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए तुम्हें। थोड़ी अपनी सहूलियत के लिए तुम क्या करो, इस VB को x मान लिया करो और इस VW को y ले लिया करो। ये मुझे पहले ही लिख देना चाहिए था यहाँ पे कि ये x स्पीड और y स्पीड है, बट कोई बात नहीं, ताकि वेरिएबल्स तुम्हारे आसान रहे। तो टेक्निकली जो मुझे दो इक्वेशन का सेट फाइनली मिलता है वो कितना है, VB प्लस VW यानी कि x प्लस वाई, इसकी वैल्यू है 10, x माइनस वाई, इसकी वैल्यू है 2। अगर ये भी तुम सॉल्व नहीं कर सकते तो दिक्कत की बात है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो इक्वेशन आ गई, 1 2, सबसे पहले 1 प्लस 2 करो, x निकल जाएगा कितना, 2x आ गया मेरा 12। तुम्हें मिल गया x की वैल्यू कितनी, 6, ऑफकोर्स किलोमीटर पर आवर में ही होगी, मिल गई, बस खत्म। फिर y कितना आ जाएगा मेरा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। मुझसे एट द एंड पूछा क्या गया था, यही तो दो चीज़ें पूछी गई थी, और तो कुछ पूछते ही नहीं है इसमें। क्या पूछा था कि VB, यही तो पूछा था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो तुम ये लिखोगे कि यही स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितनी आ रही है तुम्हारी, VB इज इक्वल टू x यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर पानी स्टिल रहता तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती। पानी के हिसाब से अगर पानी के फ्लो में जा रहे हो तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है मेरी क्या, स्पीड ऑफ द करंट यानी कि स्पीड ऑफ वाटर। मैंने पहले कहा था ना करंट वर्ड यूज करेंगे, तुम्हें कर लिया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब करते एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सबसे पहले तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं करके दिखाऊंगा अभी यार, सिर्फ एक क्वेश्चन से मैं जानता हूँ बात नहीं बनती, बट मैं करके दिखाऊंगा। ये एक होमवर्क है, ट्राई करो उसको खुद सॉल्व करने की। अब यार हो गया हो तो देखते हैं, मेरा सॉल्यूशन देख लो या फिर स्किप कर लो, पॉज करो पहले तो सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगेन अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. देखो एट द एंड मुझे क्या निकालना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसको हम y मान लेते हैं,
और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ कितना यार, बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट बेसिकली, इसको हम x मान लेते हैं और ये हमें दोनों ही नहीं पता, हमें एट द एंड निकालना यही है, कितना, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे दे रखा है कि ये सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, टाइम अलग से दे रखा है, मतलब यार ये अपस्ट्रीम एंड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 10 घंटे में, नहीं नहीं, पूरे 10 घंटे में एक सिचुएशन बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। मान लो यार यही है मेरा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा पानी का फ्लो है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। मुझे पानी का फ्लो दे रखा है, ऑफकोर्स यार नीचे जाता है ग्रेविटी की वजह से, ऑफकोर्स नीचे जाता है किसकी, ग्रेविटी की वजह से। मान लो यार ये पानी है, बस और भी बना ही देता हूँ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है इस साइड, यानी कि इस साइड वाटर की डायरेक्शन। अब जो बोट है मेरी उसको भी बनाते हैं एक बार। बोट का क्या स्पेशल चीज़ दे रखी है यार, कि सबसे पहले अपस्ट्रीम वो पहले तो ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर कभी ना कभी वो नीचे आ रही होगी, तो पहले यहाँ जा रही है ऊपर ऊपर, फिर बाद में कभी ना कभी यार वो टर्न मार के या टर्न करके कुछ भी करके वो इस साइड भी जा रहा होगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम भी लिखा है, इकट्ठा है ये, बीच में एंड का इस्तेमाल किया गया है। अगर और लिखा होता इसका मतलब दोनों चीज़ें, यानी कि अगर मुझे लिखा होता बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, मतलब कि वो 10 घंटे में या तो 30 किलोमीटर ऊपर जा सकता है या फिर 40 किलोमीटर नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स स्पीड बढ़ती है ना नीचे आने से, बट नहीं, इसमें ये है एंड, तो पहले वो अपस्ट्रीम गया, फिर वो डाउनस्ट्रीम आया, अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर तक गया हो, फिर डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर तक आया, ये सब 10 घंटों में हुआ है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, 13 घंटों में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मान लो दूसरी जगह वापस से, पहले ये कितना हमारा जाता है 40 किलोमीटर ऊपर, 50-55 किलोमीटर नीचे, और 13 घंटे हो जाते हैं, तो ऐसा सिचुएशन दे रखा है। तो हमारी जो इक्वेशंस है, क्या वो इस क्वेश्चन की तरह बड़ी फट्टू सी नॉर्मल सी बनेगी? नहीं, इसमें तो सब कुछ दे रखा था, तब ये क्वेश्चन आसान था। इसके आगे तो लगता है यार एक स्टार मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। तो अगेन हमने अपने वेरिएबल्स तो मान ही लिए ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। एक बार के लिए थोड़ी सी फिजिक्स लगाते हैं। फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अप स्पीड इनटू टाइम। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं। पक्की बात? पक्की बात, ठीक है जी यार। मुझे यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने ऐसा क्यों लिखा टाइम, क्योंकि टाइम मुझे सिंगल दे रखा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यार ये चीज़ें मैंने क्यों करी है। देखो, सबसे पहले बोट हमारी ऊपर गई, फिर नीचे आई। मान लो ऊपर जाने में उसको कुछ टाइम लगा, फिर वापस नीचे आने में टाइम लगा, वो टोटल टाइम मेरा पहले था 10 घंटे। तो मैं या तो उसको T1 और T2 ले लेता हूँ, दो नए वेरिएबल है पर हट जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला वेरिएबल है, यहाँ पे मैं लेता हूँ, मैं सिर्फ पहला केस कंसीडर कर रहा हूँ, अभी 13 घंटे वाला बाद में करूँगा, 10 घंटे वाला देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 10 घंटे वाले पे फोकस्ड हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं कुछ टाइम T1 तक ऊपर गया, अपस्ट्रीम गया, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर तक। कितना? 30 किलोमीटर तक ऊपर गया, राइट। इस टाइम 1 की वैल्यू कितनी होगी? इसका डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? 30 किलोमीटर ये दे रखा है। इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है मेरी बताओ? एक्स है या फिर वाई है? इन दोनों में से कोई नहीं है। ऐसा क्यों यार? ये जो स्पीड है ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। अपस्ट्रीम की नेट स्पीड कितनी होती है? अगर तुम भूल गए हो, अपस्ट्रीम में नेट स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि x माइनस वाई। वापस से दिखाता हूं, तुम भूल गए होगे मैं जानता हूं। अपस्ट्रीम में नेट स्पीड होती है x माइनस वाई, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि उसके अगेंस्ट है। तो ये है अपस्ट्रीम की स्पीड। तो अगर मैं सिर्फ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा हूं कुछ टाइम में जो मुझे अभी नहीं पता, T1 है, ठीक है, तो वो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 किलोमीटर अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड। मैं तो अब जब तक ऊपर जा रहा हूं स्पीड कम है, x माइनस वाई, वापस चेंज हो जाएगा, तो नीचे लिख दो x माइनस वाई। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज T2 क्या है यार? जब वो ऊपर गया वापस टर्न मार के नीचे आ रही है मेरी बोट, तो वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है सबसे पहले तो, और वो 44 किलोमीटर चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यहां एक बारी के लिए अपने डाउनस्ट्रीम की स्पीड लिख दो, वो है x प्लस वाई, ऐड होती है।
तो तुम मुझे बताओ सिमिलरली T2 हो जाएगा 44 किलोमीटर, क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतनी स्पीड के साथ। अब तुम बोलोगे यार मैंने क्यों स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों नहीं लिखा, वो भी कर सकता था, फिर मैं क्या करता, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों आ जाते, पर T1 T2 रह जाता। अभी मुझे ना T1 के बारे में पता है ना T2 के बारे में पता है, तो क्या रिलेशन पता है मेरे को T1 और T2 के बारे में? एक बात पता है कि टोटल टाइम 10 आवर्स है, यानी कि मुझे ये पता है डेफिनेटली कि T1 प्लस T2 तो भाई मेरा 10 है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं आपस में तो 10 आना चाहिए आंसर। ठीक है, पहली इक्वेशन हमें मिल चुकी है। एक बार इसको अलग से लिखते हैं, एक बार इसको अलग से हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने अलग पेज पे। ठीक है, न्यू पेज, ओके। यहाँ पे मैं लिख दिया अपना टाइम 1। पहली सिचुएशन कंसिडर हो रही है अभी 10 घंटे वाली। अब देखो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि 30 अपॉन, एक बार के लिए उसको भूल जाओ आर्स बार्स को, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू है 10। तुम्हें मिल चुकी है अपनी पहली इक्वेशन, जिसको मैं ये वाला 1 मार्क करूंगा ऐसे में। ठीक है, पहली मेन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब जाके आइए दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, 13 घंटे वाले उससे। 13 घंटे में भी क्या होगा, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इस केस में भी मैं T1 को कंसिडर और अपना T2 ले लूंगा, जिनका सम होगा 13 आवर्स। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? ये जो सिचुएशन दे रखी है और ये जो सिचुएशन दे रखी है मेरे को, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट सिचुएशंस है। मतलब सबसे पहले वो यहां जा रहा है, ये चाहिए का टास्क कंप्लीट किया, फिर बाद में अगर 13 घंटे होते तो वो ऐसा कर पाता। तो मान लो यार अगेन सेम सिचुएशन आएगी उसमें, 13 घंटे वालों में इन 13 आवर केस, इन 13 आवर केस वो डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है यार, ये देखो 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 डाउनस्ट्रीम। तो क्लियरली इसका जो T1 जिसको T3 लिख दो, कोई बात नहीं, T3 T4 ले लेते हैं। ठीक है, दो ऐसे टाइम, सबसे पहले अपस्ट्रीम जा रहा है फिर डाउनस्ट्रीम, मुझे नहीं पता कितनी देर तक, बट एडिशन दोनों का 13 है। तो टाइम 3 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है यार वो, सबसे पहले यार इट कैन गो 40 किलोमीटर, हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो 40 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई। भाई स्पीड थोड़े ना चेंज होगी, चाहे वो कितनी दिन रात लगे रहे, स्पीड तो ऐसी ही रहेगी एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई डिपेंडिंग ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सिमिलरली T4 कितना होगा यार, अगला कहता है 55, ये मैं डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ अपॉन एक्स प्लस वाई। ये केस है अपस्ट्रीम का, ये केस है डाउनस्ट्रीम का। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिलेशन भी पता है, इन दोनों टाइम का सम भी यार मेरा 13 आवर्स है, इसको मार्क कर लो। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 13 आवर्स। 13 आवर्स मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो मेरी दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है। कितनी इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखो यार, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर कितना है प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 13। क्या ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही ज़्यादा? अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो मैं 10 नंबर में दे दूँ, मतलब 6 में तो, अगर ये 4 में आ गया बहुत बुरी बात है यार, 6 में मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम। अगर वो मिसलेनियस टाइप वाला क्वेश्चन मुश्किल, वो टफ मतलब लेंदी था, तो ये तो सुपर लेंदी है। सबसे पहले तो तुम्हें सोचना पड़ा यार क्या करना है, कुछ स्पीड ली मैंने, फिर ये T1 T2 लेना पड़ा मेरे को, अपना थोड़ी सी फिजिक्स, ऑल्दो एक ही फॉर्मूला है बट वो भी लगाना पड़ा फालतू में, सोचना पड़ा मेरे को कि सबसे पहले ये ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, कि मतलब यही वाला केस होगा, ये भी सोचना पड़ा मेरे को, तभी स्टार मार्क डबल लगता है यार 10वीं के हिसाब से, तो 10वीं के हिसाब से डबल लगता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ें भी सोचनी पड़ी मेरे को यहाँ पे, एक अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बेसिक वेलोसिटी इन सब में। फिर जाके एंड में भी क्या हुआ, एंड में भी धोखा ही हुआ ना, इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात थी, ये दो चीज़ें दे रखी थी, ऐड किया सबट्रैक्ट किया, खत्म। अब इसमें भी तुम कर सकते हो टेक्निकली, जो भी चीज़ें एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई मिलेगा वो भी कर सकते हो, बट तुम चेंज इन वेरिएबल्स भी कर सकते हो, जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया है अभी जस्ट, चेंज इन वेरिएबल्स भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को यू ले लूँ, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है पहले वाले में भी ज़रूरत नहीं थी, बट थोड़ा सा ना नीट क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कि अगर मैं दोनों को ऐड करूँ सबट्रैक्ट करूँ ऐसी नहीं, अच्छा उससे कुछ नहीं होगा, ओके ऐड सबट्रैक्शन नहीं होगा, इनको हमें वेरिएबल मानना ही पड़ेगा ताकि ईजी रहे। ठीक है, अब यार ये u है ये v है, तो नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कितनी हो जाएगी मेरी, यहाँ पे देखो ज़रा, नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हो गई 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन 40u प्लस 55 ऑफ v इज इक्वल टू 13। तो बस अब मेरे पास आ गया लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले इसको सॉल्व करो, u और v निकलेंगे और फिर x और y उसके बाद निकलेंगे।
जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, पहले तो ये सब सोचा, फिर ये किया, इक्वेशन बनी, उसमें भी कट गया फिर उसके बाद भी ये सब चीज़ें आ रही है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहली बात तो यार मैं कुछ कुछ चीज़ें क्या कॉमन पहले से निकाल सकता हूँ, नहीं भी निकाल सकता तो ये देखो 44 लग रहा है, ये 55 लग रहा है, कुछ कुछ ना रेजोनेट होता हुआ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो या तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम 120 आएगा, उससे सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड, या कुछ भी कर सकते हो तुम वैसे तो, चलो एलिमिनेशन मेथड ही कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है उस चीज़ में, कुछ नहीं जा रहा मेरा, ठीक है। तो मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा किससे यार, 4 से, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा किससे यार, 3 से। तो पहली इक्वेशन मिल जाती है मेरे को 120u प्लस 44 इंटू 4 कर दो यार, तुम्हारा कितना आ जाएगा 160 प्लस 176v इज इक्वल टू 40। दूसरी इक्वेशन अगेन 120u, पर्पसली किया है ना एलिमिनेशन हमने ताकि ये और ये सेम रहे, ठीक है। फिर 55 इंटू 3 कितना होता है, 50 3 जा 155, 165, तो यहाँ लिख दो 165v इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39। ओ बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, दिस माइनस दिस 1 हो जाता है, बहुत 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 सही, बहुत ज़्यादा सही, सीधा v की वैल्यू निकल जाएगी, बहुत ही बढ़िया। तो इन दोनों को क्या करो यार, इसको 1 और 2 मान लो, 1 2 जो भी इक्वेशन यार बाद में अलग नाम दे दिया करो, कोई बात नहीं, a और b मान लिया करो अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। a इक्वेशन b इक्वेशन तुम करोगे यार अपना कितना a माइनस b, तुम्हें क्या मिलेगा इधर देखो ज़रा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है 120 माइनस 120 0 हो गया, तो सीधा 176 माइनस 165 कितना हो जाएगा यार 11, आई गेस 11, यस 11। तो 11v इज इक्वल टू कितना 140 माइनस 39, तो बेसिकली मेरा v निकल गया है कितना, v की वैल्यू है 1/11, बट क्या हमें v चाहिए था, नहीं मेरे को 1/v चाहिए था, तो ऑलरेडी मेरा 1/v कितना आ गया 11, मार्क कर लो। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर v है तो 1/v हो जाएगा x प्लस वाई, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं यार अपने u की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगेन बहुत सिंपल, अगर मैंने ये चीज़ कर ही ली है तो किसी भी एक इक्वेशन में या तो v की वैल्यू को डाल दो, v आ रहा था 1/11, ऐसा करते हैं हम, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसमें v की वैल्यू को पेल के देखते हैं, तो कितना आ जाएगा 30u प्लस 44v 1/11 इज इक्वल टू 10, तो ये तो है मेरा 4 को साइड ले जाओ तो ये हो गया मेरा 6, 30u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 1/5, u इज इक्वल टू 1/5, 1/u इज इक्वल टू 5। एक बात बताओ यार, इन दोनों इक्वेशन से इसको थोड़ा स्पेस का कमी हो रही है मेरे को, बट देखो u की वैल्यू इतनी है तो 1/u कितना है मेरा 5, तो मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, जी हाँ। फिर मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई है 1/v यानी कि 11, जी हाँ। बहुत सिंपल यार, इसको नीचे रखते हैं इसके, x माइनस वाई को नीचे रखते हैं इसके, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं यार इक्वेशन, ये जो फाइनल सेट ऑफ इक्वेशन मिल चुका है, दिस इज द आंसर, इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है, पहले ऐड करो फिर सबट्रैक्ट करो, ऐड करते तो कितना आता है 2x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ गई 8, मार्क कर लो, सबट्रैक्ट करते तो कितना आता है तुम्हारे पास 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ गई 3, तो आ गया, ठीक है यार, मेरा x 8 है y 3 है। क्या क्या पूछा गया था एंड में, ये भी लिखना है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर कितनी होती है, VWY था हमारा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ रही है यार 3, तो मैं बोलूंगा 3 किलोमीटर पर आवर लिखना जरूरी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ x कितना था हमारा, आ रहा था 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, समझ आ रहा है यार, बस इतना ही था, बहुत सिंपल था। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन हम कर चुके हैं यार, अगर तुमने ये कर लिया कुछ बचा नहीं, फिर ये बेस्ट क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन का, ये मान के चलो। अभी हाँ हम कंसिस्टेंसी ये सब भी देखेंगे, ग्राफ्स और वो, बट दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बेस्ट PYQ टिल नाउ, ओके। तो देखते हैं अब कुछ और क्वेश्चन, ये देखो 2 और क्वेश्चन है यार मेरे पास, ठीक है। ये भी फिजिक्स से रिलेटेड ही है, PYQ ही था यार, यहाँ पे मैं ईयर लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, इसमें क्या दे रखा है, राजीव वॉक्स एंड साइकिल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, मतलब जब चलेगा तो ऑफकोर्स धीरे होगा, मान लो कुछ स्पीड है, साइकिल की कुछ स्पीड होगी। व्हेन ही वॉक्स फॉर 2 hours एंड साइकिल्स फॉर 1 hour, मतलब 2 घंटे वो चला और फिर 1 घंटे साइकिलिंग की, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 24 किलोमीटर। मान लो चलते चलते वो 10-15 किलोमीटर चला, फिर 9 किलोमीटर वो थक गया, मतलब पहले थक गया, फिर साइकिल चला ली उतना, साइकिल ऑफकोर्स फास्ट भी पहुंचाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, व्हेन ही वॉक्स फॉर 1 hour एंड साइकिल्स फॉर 2 hours, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 39 किलोमीटर्स, ओके। अगेन 2 चीज़ें दे रखी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनने वाला कैसे। अब मुझसे पूछा क्या है,
फाइंड स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड साइकिलिंग अलोन, मतलब तो एक बारी के लिए हम यार आंसर में सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं लेट, और यार इधर भी याद दिला दो तुम्हें पहली बात, जो मैंने ये लिखा है ना यार, तुम लिखोगे लेट स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज VW, और स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट इज सॉरी VB, ये लिखना है तुम्हें यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे तुम लिखोगे लेट भी लिखे दो यार, कोई नहीं, लेट स्पीड ऑफ कितना हमारा यार वॉकिंग को तुम मान लो यार तुम्हारा x है, ठीक है, और हमारा स्पीड ऑफ कितना यार, स्पीड ऑफ साइकिलिंग जो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू है यार ये मेरा है y। ऑफ कोर्स यार किलोमीटर पर आवर ले लो, क्यों, क्योंकि घंटों की बात हो रही है और किलोमीटर की बात हो रही है, तो तुम यहाँ लिख सकते हो x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, राइट, अच्छा रहता है और भी लिखना। पहला कंडीशन, जब वो 2 घंटे चलता है, 1 घंटे साइकिलिंग करता है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस का क्या कोई फॉर्मूला होता है? ये वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। मान लो यार वो यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक चला, ठीक है, उसमें से उसने कुछ इतनी साइकिलिंग, इतना पैदल चला, यहाँ चला वो पैदल, तो यहाँ लिख देते हैं वॉक्स। फिर इसके बाद यहाँ पे वो साइकिल्स, स्पीड अलग अलग है, वॉक वो करता है 2 आवर के लिए, साइकिल वो करता है 1 आवर के लिए। डिस्टेंस कुछ ना कुछ यार, मान लो कि D1 चलेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, फिर साइकिल से भी जब जाएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। मुझे बस ये पता है कि जो मेरा D1 प्लस D2 है वो मुझे दे रखा है कितना, 24, ठीक है, पहला। फिर 39 वाली बात अलग है, और दूसरा केस है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 2 केस बनाने पड़े थे ना, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। D1 प्लस D2 कितना है मेरा, 24 है, ये बात पता है मुझे। D1 की वैल्यू कितनी है, निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो D1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। स्पीड 1 का मतलब चलने की स्पीड, चलने का टाइम, चलने की स्पीड कितनी है x, तो तुम सीधा लिख दो D1 इज इक्वल टू x इंटू 2 आवर्स, तो यानी कि 2x, तो सिर्फ लिख दो D1 इज इक्वल टू 2x। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर ये एक तो इसको मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, टाइम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उसमें हमें टाइम को लेना पड़ा था, डिनोमिनेटर में आया था ताकि डिफिकल्ट हो जाए, ये ईजी है। मुझे बताओ सिमिलरली D2 कितना होगा, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। स्पीड 2 मतलब इस एरिया में कितनी स्पीड, साइकिल की स्पीड कितनी है, y है, अभी नहीं पता, टाइम है 1, तो सिर्फ लिख सकते हो y, तो यानी कि D2 की वैल्यू है y। अब इस क्वेश्चन में तुम ये और ये इक्वेशन को पेल दो, तुम ये लिख दोगे यार 1 और 2, पुटिंग दिस एंड दिस इन इक्वेशन दिस, ठीक है, तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसको फाइनल अपनी ए इक्वेशन मार्क कर लो। ऐसी ही मैं एक बी इक्वेशन भी मार्क करने वाला हूं, ठीक है, जो कहां से निकलेगी, हमारा दूसरा केस कौन सा, अगर वो 1 घंटा चलता है और 2 घंटे साइकिल करता है तो 39 किलोमीटर। ऑफ कोर्स यार साइकिलिंग से ज़्यादा तेज होते हैं ना, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो जो दूसरा केस है उसको भी यहाँ बना लेते हैं एक बार, दूसरे केस को भी एक बारी के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। इस केस में मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कितना, 1 घंटे तक वो चल रहा है, और कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो इसको भी मान लो अपना कितना, D3 मान लो, इसको D4 अलग वेरिएबल दे रहा हूँ, कुछ यहाँ डिस्टेंस है, कुछ यहाँ डिस्टेंस है, बस मुझे ये पता है कि D3 प्लस D4 39 किलोमीटर है, इतना मुझे बात पता है। इसको मार्क कर लो, इसी में हम पुट करेंगे अपनी, ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए, यही मेरी इक्वेशन है, बस इसमें x और y आएगा। कैसे आएगा देखो, इस D3 के लिए पहले तो इसको साइड फेंको, ठीक है, इस D3 के लिए एक बात बताओ मुझे, यहाँ ये वॉक कर रहा है अगेन, और यहाँ ये साइकिल कर रहा है, साइकिल्स। वॉक्स में स्पीड क्या थी, x, वो तो सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, चाहे बाद में चले पहले चले, ठीक है, हम एक स्पीड, एवरेज स्पीड सेम मान रहे हैं। वॉक्स कितना कर रहा है यार इस बार, 1 घंटा, साइकिल कर रहा है 2 घंटा, चीज़ें अपोजिट हो चुकी है, 1 घंटा और 2 घंटा, तो D3 कायदे से कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, यही लगना है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना हो गया, स्पीड कितनी है, स्पीड तो यार चलने की x है, x इंटू टाइम यानी कि 1, तो D3 हो गया सिर्फ x। D4 कितना हो जाएगा यार मेरा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इस पर y है और टाइम 2 है, तो 2y, D4 है मेरा 2y, तो कितना सिंपल नहीं हो गया यार, मेरी इक्वेशन नहीं बन गई यार, कितना, मेरी इक्वेशन बन चुकी है कितना यार, x प्लस 2y इज इक्वल टू 39। इसको मार्क कर लो अपनी इक्वेशन नंबर बी, इसको मार्क कर लो अपनी इक्वेशन नंबर ए। अब 2x प्लस वाई है, x प्लस 2y है, ये तो बेसिक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल नहीं हो गई। इसको सॉल्व करते हैं यार अगले पेज पे। तो गाइस अब क्या करते हैं, हमारी ये ए इक्वेशन और बी इक्वेशन, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं अपने अगले पेज पे। तो मुझे क्या क्या दे रखा है यार, मुझे दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 39,
राइट। ऐसी टाइप की इक्वेशन जिसमें मेरे को दे रखा हो ax प्लस बी वाई और bx प्लस ए वाई, तो इनमें मैं क्या करता हूँ, दोनों को पहले ऐड करता हूँ। तो मान लेते हैं अगर ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, तो पहला स्टेप होगा मेरा 1 प्लस 2 एंड दूसरा स्टेप होगा मेरा 1 माइनस 2। 1 प्लस 2 करके हमें कितना मिलेगा यार, यहाँ से मिल जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 प्लस 39 जो कि होता है 63। यहाँ से मेरे को इसको रिड्यूस करके 3 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, इसको मार्क कर लो अपनी इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूँ तो डायरेक्टली क्या मिलेगा यार, 2x माइनस एक्स यानी कि x, फिर y माइनस 2y यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 39 यानी कि माइनस 15। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 4। अब तुम्हें पता होगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई वापस से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को अपनी 3 और 4 इक्वेशंस को। तो अगर मैं करता हूँ अपना 3 प्लस 4, मुझे क्या मिलता है यार, मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6, जिससे मेरे को फाइनली x की एक अच्छी वैल्यू मिल जाती है जो कि है मेरी 3 के बराबर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, दोनों को माइनस करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 माइनस 4, तो क्या मिलता है मेरे को, सीधा सीधा मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 25 प्लस 15 यानी कि 36। तो y की वैल्यू भी अच्छी खासी मिल गई है जो कि है 18। तो मुझे बताना क्या था एट द एंड, यही चीज़ें तो बतानी थी इस क्वेश्चन में। फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग कितनी आ रही है इस बंदे की यार स्पीड, वॉकिंग मतलब x, तो वो आ रहा है मेरा कितना यार 3, तो मैं लिखूंगा यार 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर मेरी जो ये आ रही है कितनी, साइकिलिंग की स्पीड कितनी आ रही है 18। देखो वापस से करते हैं, 21 प्लस 15 कितना होता है यार मेरा 36, उसका हाफ 18। तो साइकिलिंग की स्पीड मच मच ग्रेटर है वॉकिंग से, जो कि है 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो यही दो चीज़ें यार मुझसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो बस यार इसके बाद बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इन सब के ऊपर है। इसके बाद हमारा पूरा लेक्चर जो है वो समाप्त हो जाएगा। अगले चैप्टर में तुम्हें फाइनल जो लेक्चर होगा वो यही दूंगा मैं, चौथा, ग्राफिकल मेथड एंड कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में तुम्हें उस चीज़ में बताऊंगा। बट उससे पहले जल्दी से इस क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मेरे को, पॉइंट्स ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो ठीक है, पहले ड्राइंग करते हैं, पहले ड्राइंग, आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, पर पहले ड्राइंग। ए और मेरा बी कितने कितने दूर है यार, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, इनके जो बीच का ये डिस्टेंस है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है यार, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अच्छा यहाँ पे एक कार है और बी पे दोनों में एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं यार, हम इस चीज़ को डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको पहले थोड़ा सा साइज कम करते हैं इसका, और फिर यही वाली चीज़ को हम डुप्लीकेट कर देते हैं, क्योंकि हमारी ना 2 केस आने वाले इस क्वेश्चन में, मैं पहले ही बताता हूँ, हमेशा यही होता है। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ऑफकोर्स दोनों गाड़ी अलग अलग स्पीड से चलेगी, ठीक है, और डिपेंड करते दोनों अलग अलग बंदे बैठे। तो फिर लिखा है अगर सेम डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में, मान लो ये इस साइड जा रहा राइट, बी भी मेरा राइट जा रहा है, एक बार इससे हम इसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देते हैं, कर दिया डिफाइन इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। अगले में क्या दे रखा है यार, पहले तो इसमें अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे डिफरेंट स्पीड में, दे मीट इन 5 आवर्स। तुम बोलोगे मिलेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, अगर ये पीछे से शुरू कर रहा है, बी आगे से शुरू कर रहा है और बाद में मिल रहे हैं, मतलब ए की कहीं ना कहीं जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ बी, ठीक है, तभी तो उसको कैचअप कर पाया तेज आगे निकल के, ठीक है, और 5 घंटे में वो कैचअप कर पाया, ठीक है। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब अगर ये किसी स्पीड से आ रहा है, ये उसी स्पीड से आ रहा है, बट इकट्ठा आ रहे हैं तो जल्दी से 1 घंटे में मिल जाते हैं। ऑफकोर्स उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, डिस्टेंस ही कम ट्रैवल करना है इनको, ठीक है, 1 घंटे में। तो पूछा गया है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, व्हाट स्टेप्स डू यू सजेस्ट टू सेव पेट्रोल। ये जो यार लास्ट की चीज़ लिखी है, एक्चुअली 2015 में ये CCE सिस्टम होता था, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक मोरल वैल्यूज़ के क्वेश्चन भी डाल देते थे, कुछ भी पेल दो इसमें। मेन क्वेश्चन ये है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। तो यार सबसे पहले मैं एक तो ये कंडीशंस को यहाँ लिखता हूँ, मुझे ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा, लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट। एक कार की स्पीड मैं लिख रहा हूँ यार, अगर मैं लिखता हूँ कार एट ए बी कितना, वेलोसिटी ए, नीचे ए लिख दिया, एंड सिमिलरली वेलोसिटी बी फॉर कार एट बी। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या था, ये कुछ ना कुछ ट्रैवल करेगा, बी भी कुछ ना कुछ ट्रैवल करेगा कुछ टाइम में, वो टाइम फिक्स्ड है, वो टाइम है 5 घंटे। अब एक बार ना केस 1 को एक बार कंसिडर करते हैं, इसको साइड फेंकते हैं।
बी जब आगे जा रहा है इस केस में और ए बी उसको कैचअप कर रहा है, एक स्पीड है उसकी अपनी स्पीड से वी ए से और ये वी बी से, तो जहाँ ये मिलेंगे कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट ही तो होगा। मान लो पॉइंट हमारा है सी, उस पॉइंट पे जाके मिल रही है दोनों गाड़ियाँ, ठीक है, 5 घंटे में। तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस बी ने कवर किया होगा तब जाके कैचअप कर पाया वो, ठीक है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट, इसकी वैल्यू है डी। तो देखो ये है डी किलोमीटर और ये है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और डी किलोमीटर, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब देखो इंडिविजुअली दोनों की अलग अलग चीज़ों को हम असेस करते हैं, मतलब कि जो हमारा बी है वो कितनी देर चला, दोनों 5 घंटे गाड़ी चलाई दोनों ने, इसने थोड़ा सा हेड स्टार्ट ले लिया, ये पीछे से आया, बाद में मिल रहे हैं, तो दोनों ने अपना 5 घंटे लगाए। तो सबसे पहले ए की चीज़ें देखते हैं, अबाउट ए, अबाउट ए, अबाउट कार ए, ये लिख देता हूँ कार ए, कार ए। पहले तो बी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, पहले बी का देखते हैं। अबाउट कार बी, बी कितने किलोमीटर चला है, सिर्फ डी, उसको 100 थोड़ा चलना है, वो तो ए एक्स्ट्रा 100 चल के आया है, ठीक है। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया यार, एक तो डी डिस्टेंस कवर किया है। टाइम कितना लगाया यार, डिस्टेंस तो देखो ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस इसका है डी, टाइम कितना लगाया है इसने, 5 घंटे। इसकी स्पीड क्या है नहीं पता, वो तो निकालनी है, वी बी। अगर ए की बात करूं, यहाँ पे मैं लिखूं अबाउट कार ए, कार ए ने क्या क्या किया है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बहुत सिंपल, हाँ यार कितना, 100 + x, एक तो ये भी ट्रैवल किया और पीछे से ये भी, हेड स्टार्ट लेके, स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि इसकी, मान लेते हैं हम। टाइम इसने सेम 5 आवर ट्रैवल किया। स्पीड इसकी कितनी थी यार, v ऑफ ए। तो क्या मैं अपना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, हाँ, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है, टाइम दोनों में सेम है। तो क्या करो, तुम जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन बोथ द केसेस। तो अगर मैं सिर्फ कार बी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ कार बी की यहाँ पे बात करूं, अपना ये वाला फॉर्मूला लगा के, एक बारी तो क्या करते हैं यार हम यार, ये सारी चीज़ें ना एक अगले पेज पे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन्स ना रहे, ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे। कार बी के बारे में सब कुछ बताया तुम्हें, कार ए के बारे में सब कुछ बताया, डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हो, देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में हो क्या क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब हमारे पास अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू, या मैं सीधा वेलोसिटी लिखता हूँ ना, वेल वी इंटू स्पीड इंटू टाइम, जहाँ अलग अलग वेलोसिटी है। तो मुझे बताओ, यहाँ से मुझे मिल गया था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर सिर्फ इसके बी के बारे में हम बात करें, यहाँ से क्या फॉर्मूला मिलता है कि टाइम इज इक्वल टू टाइम 5 घंटे है इसका, इसका डिस्टेंस कितना है डी, इसकी स्पीड कितनी है वी बी, ओके। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस कार ए वाले की बात करूँ, इसमें भी टाइम कितना है मेरा, सेम फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है, बस ये डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। समझ आ रहा है तुम्हें यार, समझ आना जरूरी है। 100 + x नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ 100 + d। क्या मैंने वहाँ भी x लिख दिया क्या, एक बार इसको चेंज करते हैं, इट इज़ 100 + d, 100 + d, यहाँ भी यार दिस इज नॉट x, दिस इज d, हमने d लिया था, राइट। अब एक तो यार इन दोनों की जो स्पीड है ना, वी बी और वी ए, इनको थोड़ा सुधार देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ 2 कार्स, हम कार ए की स्पीड को x मानेंगे, हम कार बी की स्पीड को y मानेंगे ताकि वेरिएबल्स हमारे अच्छे रहे। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी वी ए और x, वी बी और y, y और x लेके थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ को, दोनों में d की कुछ ना कुछ वैल्यू है, दोनों में d की कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिर्फ d की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 टाइम्स वी बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b, हमने y लिया था 5y, तो एक तो इसको मार्क कर लो, इसको हम यहाँ पेल देते हैं। ये कितना आ रहा है, 5 टाइम्स वी ए इज इक्वल टू 100 + d। सबसे पहले तो वी ए की जगह लिख दो x, क्योंकि वी ए हमारा कितना था, x था, और वी बी कितना था, y मान लिया था मैंने, है ना। तो इसकी जगह लो, वी ए की जगह लिख दो 5x इज इक्वल टू 100 + d, कितना है मेरा 5y, बहुत ही बढ़िया, इक्वेशन आ गई। 5 को भी कैंसिल आउट कर दो इसमें से, कैसे, मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y को यहाँ पे लिख दो y + 20, इसको मार्क कर लो अपनी अल्टीमेट इक्वेशन नंबर 1। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहली इक्वेशन मेरे को मिल चुकी है, पहला केस हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस, ठीक है। पहला केस सॉल्व कर लिया, उसकी इक्वेशन भी निकल चुकी है।
एक अलग पेज लेता हूँ तुम्हारे लिए ताकि दूसरा केस समझा पाऊँ। दूसरे केस में अगेन यार मेरे पास देखो यही डिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ था मेरा ए, यहाँ था मेरा बी। मुझे इस बार ये दे रखा है, ये तो इधर आ रहा है अपनी स्पीड ए के साथ, बेसिकली एक्स स्पीड लिख देते हैं, और ये इस बार इस साइड आ रहा है वाई स्पीड के साथ, बेसिकली माइनस वाई हो गया, वो इस साइड आ रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो गया, बट एनीवेज माइनस को इग्नोर करो, ये इस साइड आ रहा है इस बार। मुझे बताओ यार, मान लो ये कुछ ना कुछ टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ये कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टी तो नहीं, डिस्टेंस के लिए एस, ठीक है, ए कुछ ट्रैवल करेगा यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक तेज ट्रैवल करता है ना, एस एक ऐसी बीच में लोकेशन होगी 100 किलोमीटर के हाईवे के बीच में जहां मेरा ए और बी फाइनली मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। मान लो पॉइंट एस, मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे नहीं पता, तो मैं इस डिस्टेंस को एस किलोमीटर मान रहा हूँ, इतने को सिर्फ। एक बात बताओ, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 100 माइनस एस, क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स ना, इतना तो तुम्हें आना चाहिए ना। अगर ये डिस्टेंस सिर्फ s है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 100 माइनस एस। अगर ये 100 है, अगर ये 80 हुआ तो ये 20 हो गया, 100 माइनस 20। सिमिलरली ये 100 माइनस एस, ये डिस्टेंस है। ये सिचुएशन एक तो तुम्हें दिखानी है पेपर में, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, इस सिचुएशन में मुझे टाइम कितना दे रखा था, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, स्पीड तो उतनी ही है, अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं अपनी एक्स और वाई, दे मीट इन 1 आवर। तो अब इसमें ये दे रखा है, अब यहां मैं सेम चीजें लिखता हूं, अबाउट कार ए। कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एस, ये 5 नहीं है, एस है, तो सबसे पहले इसका लिख दो डिस्टेंस, तीनों चीज़ अच्छे से लिखना है, एस किलोमीटर। टाइम कितना ले रही है ये, एक, कितना आर, और फिर कितना मेरी स्पीड कितनी है इसकी नहीं पता, एक्स, वो तो निकालनी है। अबाउट कार बी, अबाउट कार बी, ऐसे ऐसे लिखा करो, कितने बढ़िया से समझा रहा हूं तुम्हें। इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसने ट्रैवल किया 100 माइनस एस। इसने टाइम कितना लिया, इसने टाइम लिया सेम 1 घंटा। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है y, किलोमीटर पर आवर, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब अगेन तुम अपना फॉर्मूला लगाओ, अल्टीमेट फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टाइम, क्योंकि दोनों में सेम है, तो अगेन मैं ये लिखूंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई विल यूज दिस फॉर्मूला इन बोथ ऑफ देम, राइट। पहला क्या कहता है मेरे को, टाइम 1 आवर इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस s अपॉन इसकी स्पीड x। दूसरी इक्वेशन यहां से मेरे को क्या मिलता है कि इसका टाइम अगेन 1 इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस, जो कि कितना यार 100 माइनस एस अपॉन इसकी स्पीड y। अब ऑफ कोर्स यार तुम जैसे पिछले केस में तो मैंने किया नहीं, मैंने बस इसको यहां से ये ले लिया, एक्चुअली दोनों 5 थे तो मैं डायरेक्टली इसको और इसको इक्वेट कर सकता था, बट कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, s की जगह मैं x डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को s नहीं पता, s मैंने अपने आप से लिया है, तो यहाँ से s निकल गया, यहाँ से मेरा s निकल चुका है, कितना है देखो, s लिख दिया मैंने x। इस चीज़ को यहाँ पे ज़रा पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू वाई को उधर ले गया 100 माइनस एक्स। ये जो मेरी इक्वेशन आई है, ये जो मेरी इक्वेशन आ गई, इसको कलर कर देते हैं ब्लू, और जो ये इक्वेशन है ये है मेरी अल्टीमेट इक्वेशन नंबर 2। कौन सी अल्टीमेट इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी, ये वाली थी कि x और y में एक रिलेशन आया, यहाँ x और y में दूसरा रिलेशन आ गया। बस हमें x और y तो निकालना था, हमें क्या निकालना था, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स a एंड b, x एंड y, यही तो स्पीड्स थी, बस हो गया सॉल्व। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन यही लिख देते हैं, क्या थी 100 माइनस एक्स। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो यार इन दोनों में ना तुम कुछ भी कर सकते हो, डबल सब्स्टिट्यूशन, मतलब तुम x की वैल्यू यहाँ पटक सकते हो, या फिर तुम y की इस वैल्यू को इधर डाल सकते हो, जो तुम्हारा मन है, जैसे तुम्हारा मन है, दोनों आंसर आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पुटिंग y की वैल्यू इधर, तो मैं लिखूंगा पुटिंग टू इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, ये एक्चुअली अगले पेज पे लिखना था तुम्हें, ठीक है बट यहाँ जगह बची थी। तो तुम लिखोगे x की वैल्यू कितनी है, y की जगह लिख दो 100 माइनस एक्स प्लस 20, x को उस साइड ले जाओ, तुम्हारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 120। फिर तुम्हें x फाइनली मिल गया कितना, 60 कितना, किलोमीटर पर आवर। तो x की स्पीड तुम्हें फाइनली मिल चुकी है, अपने a की स्पीड। वेरी वेरी सिंपल। y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो तुम्हें y भी मिल गया कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो बस तुम्हें यही तो बताना था, इसमें मुश्किल क्या था, कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इंट्यूटिव था। देखो मैंने अच्छे से डायग्राम बना के तुम्हें सिखाया, तभी मज़ा आया, मज़ा ही उसमें था, ठीक है।
तो सारी चीज़ें यार हो चुकी है। ऑफ कोर्स ए की स्पीड ज़्यादा होनी थी बी से, क्योंकि 5 घंटे में मिल रहे हैं तो इसकी स्पीड क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड होती जा रही है, जल्दी जल्दी चल रहा है, और फिर 1 घंटे में ऐसे मिल गए। ठीक है, तुमसे ये नहीं पूछा, वैसे ये भी पूछ सकते थे अगर मैं क्वेश्चन में ऐड करूँ कि तुमसे जब वो वहाँ मिल रहे हैं तो वो डिस्टेंस ज़रा बताओ, क्या हम अब निकाल सकते हैं? ये भी निकाल सकते हैं। क्यों? हमें डी निकालना था, डी यहाँ से निकला था कुछ, ये देखो डी इज इक्वल टू 5y, वाई है हमारा 40, तो डी भी निकल गया मेरा, वैसे तो चाहिए नहीं बट कोई नहीं, 5 × 40 200 किलोमीटर। तो बेसिकली डी और भी ज़्यादा है, मतलब ये जो 100 किलोमीटर था ना, ये और आगे चला है, ये इतना ज़्यादा था, 200 किलोमीटर, तब जाके दोनों मिले हैं। सिमिलरली ये एस भी निकल जाएगा, एस मेरा था सिर्फ एक्स, और x कितना है 60 किलोमीटर, तो ये है 60 किलोमीटर और ये है 40 किलोमीटर। मैं 60 और 40 का एग्जांपल दे रहा था ना शायद, या 80-20 का, जो भी है। तो ठीक है यार गाइस, इसी के साथ तुम्हारा ये लेक्चर नंबर 3 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है समाप्त। तुमसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और चैप्टर खत्म। ठीक है, बाय बाय।